हेलो एवरीवन, स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बीएसएससी सीजीएल 3 जो कि री एग्ज़ाम 23 दिसंबर का शिफ्ट कैंसिल हो गया है, री एग्ज़ाम के लिए कुछ प्रश्न देखेंगे जो कि पिछले वर्ष के जो प्रश्न पूछे गए हैं जो 3 शिफ्टों में, उससे कुछ जो प्रश्न हैं जो स्टैटिक्स पार्ट में आते हैं उनको देखेंगे। जो कई प्रश्न हैं जो नॉर्मल सिलेबस में आदमी नहीं पढ़ते हैं, तो स्टैटिक्स क्वेश्चन जो हैं उन्हीं के बारे में आज हम देखेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। यदि आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और आप क्यूआर कोड से भी जुड़ सकते हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन से वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जकोटा ट्रायंगल में कौन से देश शामिल है। तो जो जकोटा ट्रायंगल है इसको ऐसे याद रखें ना, JKT ऐसे याद रखेंगे तो आसान होगा। जापान के से हो जाएगा कोरिया, वो भी दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया नहीं। तो जापान, कोरिया और ताइवान, यह है जो जकोटा में आते हैं। कौन कौन से? जापान, कोरिया और ताइवान। ये बिहार दरोगा में पूछा गया है, ठीक है, ये बिहार दरोगा में पूछा गया है, तो इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए उस चीज़ को मैप में देखना ज़रूरी है। ये जो है ये साउथ कोरिया है, ये ताइवान है और ये जापान है, जो कि द्वीपों में बटा हुआ है। जापान कई द्वीपों में बटा हुआ है, जिसमें होक्काइडो, होन्शु, शिकागो, क्यूशू 4 द्वीपों में बटा हुआ है। तो बीपीएससी में यहाँ से भी एक सवाल आया था कि जो सबसे बड़ा द्वीप इसमें कौन है, तो होक्काइडो, होन्शु, शिकागो, क्यूशू। तो इसमें सबसे बड़ा जो द्वीप है होन्शु है, दूसरा जो द्वीप आता है होक्काइडो के बाद होन्शु, तो होन्शु सबसे बड़ा द्वीप है जापान का। यहाँ भी आप वही देख सकते हैं कि जकोटा ट्रायंगल में ताइवान आता है, साउथ कोरिया आता है और यहाँ जापान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोल्डन ट्रायंगल में, जो कि अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है, इसमें कौन कौन से देश आते हैं, ये सवाल है। तो इसका आंसर हो जाएगा थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, लाओस। ये दक्षिण पूर्व एशिया का जो कंट्री है ये अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसी चीज़ को आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं। ये जो है गोल्डन ट्रायंगल है, यहाँ पे देखिए गोल्डन ट्रायंगल ये ऐसे बना हुआ है। तो इसमें आ जाएगा वियतनाम है, लाओस है, थाईलैंड है और बर्मा है, जिसे म्यांमार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोल्डन क्रेसेंट किसे कहते हैं। जो स्वर्ण अर्ध चंद्र जो है वो किसे कहते हैं, तो उसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो उसमें आता है अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान। ये भी क्षेत्र है वो अफीम के लिए ही प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में अफीम की खेती बहुत ज़्यादा होती है, तो इसे गोल्डन क्रेसेंट कहते हैं। मैप में देखिए ये जो क्षेत्र है अफगानिस्तान हो गया, ईरान हो गया और पाकिस्तान हो गया, तो ये पूरा क्षेत्र जो है वो गोल्डन क्रेसेंट में आता है। ये एक मैप है, इसमें एकदम क्लियर हो जाएगा जिस जिस क्षेत्र में अफीम का उत्पादन ज़्यादा होता है उसमें दिया गया है। तो यहाँ जो पहला आ जाएगा वो गोल्डन क्रेसेंट है, जिसमें ईरान हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा और पाकिस्तान हो जाएगा। वहीं दूसरा पार्ट जो है वो गोल्डन ट्रायंगल का है, जिसमें वियतनाम होगा, लाओस होगा, थाईलैंड होगा और बर्मा होगा, ठीक है, बर्मा जिसे अब म्यांमार कहा जाता है। इन चीज़ों को याद करने के लिए आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं, जैसे पाई याद रख सकते हैं। पाई, मैथ्स में जो पाई होता है, पाई याद रखिए। तो पी से हो जाएगा पाकिस्तान, ए से हो जाएगा अफगानिस्तान और आई से हो जाएगा ईरान। ये हो गया गोल्डन क्रेसेंट के लिए। और वहीं गोल्डन ट्रायंगल याद करना है तो यहाँ याद रखना पड़ेगा आपको MTLV। MTLV म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और वियतनाम। और ये भी क्षेत्र है जो कंबोडिया है, जो कि दक्षिण अमेरिका में आता है, और मेक्सिको है जो कि उत्तर अमेरिका में आता है। ये भी अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रोइंग कंट्री ऑफ एशिया
इसमें कौन कौन से आते हैं? विकासशील देश जो कि ग्रो कर रहा है एशिया का, इसमें कौन कौन से देश आते हैं? तो इसमें मलेशिया है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है और सिंगापुर है। मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर। मिट्स क्या है? मिट्स आता है इसमें। ये क्वेश्चन बिहार दरोगा 2019 था, उसका मेंस में ये पूछा था। बिहार दरोगा जो 2020 का, उसके मेंस परीक्षा में ये क्वेश्चन आया था कि ग्रोइंग कंट्री ऑफ एशिया कौन है। तो इसमें आप यदि सिंगापुर के बारे में जानेंगे तो इसका आंसर लगा सकते थे कि सिंगापुर एक ग्रो कंट्री है, तो इससे आंसर लग सकता था। उन्हीं कंट्री को मैप में देख लेते हैं। तो थाईलैंड आता है यहाँ पे, और मलेशिया आता है यहाँ पे, और सिंगापुर यहाँ पे है कहीं, और ये इंडोनेशिया है। जितना भी येलो पार्ट है, इंडोनेशिया बहुत बड़ा पार्ट है, तो इसमें इंडोनेशिया ये सारा पार्ट है, तो ये इंडोनेशिया आ गया। तो ये ग्रोइंग कंट्री ऑफ एशिया है। ये बिहार दरोगा में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कि बीएसएससी में हर शिफ्ट में, एक ही शिफ्ट में 3 सवाल या 2 से 3 सवाल पूछे गए थे बांग्लादेश से, कि बांग्लादेश को पहली बार मान्यता किस राष्ट्र ने दी? तो भारत ने दिया था। बांग्लादेश की ओर से जो आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहा था, उसमें कौन सी सेना का नाम क्या था? तो मुक्ति वाहिनी था। इससे रिलेटेड कई सारे सवाल पूछे गए थे, तो हमारा कर्तव्य है कि हमें उसके बारे में जानना है, जो कि आगे पूछे जा सकते हैं। तो बांग्लादेश के फॉर्मेशन के लिए 1971 ईस्वी में युद्ध हुआ, जिसमें पहले बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था। तो 1971 ईस्वी में बांग्लादेश युद्ध हुआ, जिसमें भारत भी इन्वॉल्व था। तो 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच भी युद्ध हुआ था। जो बांग्लादेश में युद्ध हुआ, उसमें पाकिस्तानी जो सेना थी, वो उन्होंने चुपके से ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया था 1971 ईस्वी में, जो पूर्वी पाकिस्तान के बंगाली राष्ट्रवादी आंदोलन जो थे, उनको रोकने के प्रयास में पाकिस्तानी सेना द्वारा एक नियोजित सैन्य अभियान चलाया गया था। इसमें ऑपरेशन सर्च लाइट, जो कि 26 मार्च और 25 मार्च 2 दिन चलाया गया था। इसका जो जगह था वो पूर्वी पाकिस्तान, जिसे अब बांग्लादेश कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें अस्थायी परिणाम हुआ था कि पश्चिमी पाकिस्तान जो था उसको सफलता मिली थी, मतलब पाकिस्तान को सफलता मिली थी, और पाकिस्तान विरोधी जो बंगाली लोकप्रिय प्रतिरोध था उसको संगठन करने में मिला। नरसंहार बहुत ज़्यादा हुआ उस समय, कई महिलाओं के साथ, लाखों महिलाओं के साथ रेप हुआ था उसमें, और मुक्त युद्ध की शुरुआत इसी के बाद हो गई थी। एक सवाल पूछा गया था कि जो बीएसएससी में ही, कि वो जो अंतिम जो बांग्लादेश की सेना थी वो कौन सी सेना थी? तो वो सेना का नाम था मुक्ति वाहिनी। ठीक है, वो सेना का नाम था मुक्ति वाहिनी, और उस समय पार्टी थी मुक्ति वाहिनी और अवामी लीग, और इसको समर्थन दे रहा था 2 देश। जो बांग्लादेश को समर्थन दे रहा था वो भारत था और यूएसएसआर था, जिसे रशिया कहा जाता है। और वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब यूएसए सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान को, और चीन सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान को। जो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार थी उसमें मुक्ति वाहिनी, जैसा कि मैंने बताया, और भारतीय जो सशस्त्र बल थे उन्होंने मिलकर दोनों युद्ध लड़ा, और पाकिस्तान की ओर से पाकिस्तान सशस्त्र बल ने लड़ा। और समर्थन तो मैंने ही बता ही दिया। वो जो कमांडर नेता थे, ये याद रखना जरूरी है कि बांग्लादेश के अंतिम सरकार के जो अध्यक्ष थे वो शेख मुजीबुर रहमान थे, शेख मुजीबुर रहमान, और पाकिस्तान की ओर से याहिया खान थे। कौन थे? याहिया खान। एक क्वेश्चन अफीम युद्ध से पूछा ही जा रहा है, कि बिहार दरोगा के एग्जाम में भी पूछा गया था और बीएसएससी में भी फिर से पूछ दिया गया। तो अफीम युद्ध 2 हुए थे, उनके बारे में जान लेंगे। एक प्रथम अफीम युद्ध हुआ था और फिर दूसरी बार अफीम युद्ध हुआ था। तो 19वीं शताब्दी में चीन और ब्रिटेन के बीच अफीम को लेके युद्ध हुआ था, उसी को अफीम युद्ध कहते हैं। चीन जबरन चाइना से व्यापार जो थे वो, ब्रिटेन जो था वो व्यापार चलाने के लिए अफीम उत्पादन करवाता था, जिससे वहाँ की जो जनता थी बहुत त्रस्त थी। इसी कारण से अफीम युद्ध हुआ, जिसको अफीम के कारण हुआ, इसीलिए अफीम युद्ध कहा जाता है। तो जो प्रथम अफीम युद्ध था वो 1839 से लेकर 1842 ईस्वी तक चला,
ठीक है। और 40 से 42 3 सालों तक चला, जिसे याद रखना, डेट भी ज़रूरी है, इसलिए 1839 से 1842 याद रखें। और ये वाला क्वेश्चन जो है यही पूछा गया है एग्जाम में कि जो प्रथम अफीम युद्ध है उसकी समाप्ति किस संधि से हुई, तो नानजिंग की संधि। कौन सी संधि? नानजिंग की संधि याद रखेंगे। वहीं यदि दूसरे अफीम युद्ध की बात करें तो दूसरे अफीम युद्ध 1856 से 1860 तक चली, 4 वर्ष तक चली। और प्रथम युद्ध जो है वो 3 वर्षों तक 39 से 42 तक चली। और जो इधर वाला युद्ध था दूसरा युद्ध वो 1856 से 1860 4 वर्ष तक चली। और दूसरी बार फ्रांस भी ब्रिटेन के साथ लड़ रहा था, ठीक है। और दोनों ही युद्ध में चीन की पराजय हुई थी और चीन जो शासन था वो अवैध व्यापार अफीम का सहना पड़ गया। जो ब्रिटेन जबरन व्यापार करवाती थी वो सहना पड़ा। तो द्वितीय अफीम युद्ध जो संधि हुई वो तियानजियान की संधि हुई। क्या? तियानजन की संधि हुई। और पहला नानजिंग की संधि हुई, यही याद रखना जरूरी है डेट। और ये कौन सी संधियां हुई, तो दूसरा में तियानजियान की संधि और प्रथम में नानजियांग की संधि, ठीक है। चूंकि सिलेबस में दिया गया है कि भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जानना है, तो कोशिश करते हैं कि भारत के पड़ोसी देश के बारे में जानें। तो इसी क्षेत्र में तिब्बत एक क्षेत्र आता है जो कि जिसपे चाइना का कब्जा है तिब्बत पे। तो तिब्बत के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तिब्बत का जो क्षेत्र है वो भारत के उत्तर में स्थित है, नेपाल और भूटान से सीमा लगाती है। और इधर उत्तराखंड से और हिमाचल प्रदेश से सीमा लगाती है। और कश्मीर के कुछ क्षेत्रों, जैसे कि अभी तो कश्मीर नहीं कहेंगे, वो लद्दाख हो चुका है, तो लद्दाख के कुछ क्षेत्रों से सीमा लगाती है। और इधर म्यांमार से तिब्बत की सीमा लगती है भारत के साथ। जो तिब्बत की राजधानी है वो ल्हासा है। और तिब्बत में कुछ क्षेत्र हैं जिसके नाम याद रखें। तो पहला क्षेत्र है कि शांग है, यूशांग, ठीक है, यूशांग क्षेत्र। दूसरा है अमडो क्षेत्र और तीसरा है खाम क्षेत्र। ये क्षेत्रों में बटा हुआ है, तो इनके नाम हो सके तो याद रखें। कौन सा क्षेत्र? शांग क्षेत्र, अमडो क्षेत्र, खाम क्षेत्र और यहाँ की राजधानी ल्हासा। हम तिब्बत के इतिहास पे तो नहीं जाएंगे, लेकिन जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बनती है उन छोटे से सवालों को देख लेंगे जल्दी से। तो 1951 ईस्वी में जो एक लड़ाई हुई, चमड़ों की लड़ाई, इसके बाद जो है चीन का जो है वो तिब्बत पे कब्जा करना स्टार्ट हुआ। मतलब इसके बाद चीन ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया और चीन की जो जनवादी सरकार थी उसको कब्जा करके और पिछली जो तिब्बत की सरकार थी उसे उन्होंने विद्रोह किया। जो सरकार थी उन्होंने, पिछली जो सरकार थी, यदि 51 में जब वहाँ चीनों ने कब्जा कर लिया, चीनी सरकार ने, तो वहाँ की जो सरकार थी वो विरोध करते 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 1959 ईस्वी में एक फाइनली जो विद्रोह हुआ वो भी असफल रहा। और इसके बाद फाइनली 1959 ईस्वी में ही तिब्बत को कब्जा लिया चीन ने। और वहाँ जो दलाई लामा एक पोस्ट होता है, ना कि कोई नाम है, तो दलाई लामा की सरकार जो थी वो 1959 ईस्वी में ही विद्रोह के दौरान भारत के धर्मशाला में भाग आई, जो कि हिमाचल प्रदेश का एक क्षेत्र है। तो भारत के धर्मशाला में आ गई और यहीं से तिब्बत का सरकार चलता है। तो ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है कि जो तिब्बत का सरकार है वो कहाँ से चलती है, तो धर्मशाला से चलती है। और जो दलाई लामा है इनका पूरा नाम क्या है, जो रियल नाम है, तो इनका पूरा रियल नाम है तेंजिंग ग्यात्सो। क्या नाम है? तेंजिंग ग्यात्सो। और ये 14वें दलाई लामा हैं। दलाई लामा की जब बात आती है तो इनके कुछ किताब हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो सबसे ज़्यादा यही किताब पूछा जाता है कि फ्रीडम इन एग्जाइल किसने लिखा? फ्रीडम इन एग्जाइल तो दलाई लामा ने कहा। और अभी द बुक ऑफ जॉय, द बुक ऑफ जॉय किसने लिखा? तो दलाई लामा और एक डेमंड टुट्टू, ठीक है, किसने लिखा? तो दलाई लामा और डेमंड टुट्टू ने लिखा। और नेक्स्ट बुक है जो पूछा जाता है एग्जाम में कि द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस बुक किसने लिखा? तो वो भी दलाई लामा ने लिखा था। भारत के पड़ोसी देश की ही कड़ी में अगला नंबर आता है भूटान का, ठीक है। तो भूटान भी भारत के उत्तर में, नेपाल के पूर्व में स्थित है, जो सिक्किम के पास भूटान स्थित है।
भूटान जो है वो चाइना से सीमा लगाती है, भारत से सीमा लगाती है, और भूटान की जो राजधानी है वो थिम्पू है। भूटान के बारे में जो कुछ बातें जाननी है जो पूछे जाएंगे एग्जाम में, वो है कि भूटान का जो कैपिटल है वो क्या है। तो भूटान का राजधानी है थिम्पू। और भूटान की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है, तो डजोंग खा। क्या नाम है? डजोंग खा। डजोंग खा भूटान की ऑफिशियल लैंग्वेज है। और भूटान की जो सबसे ज़्यादा आबादी है वो क्या है, तो सबसे ज़्यादा भूटान में बुद्धिज्म रहते हैं, जो कि 84.3% हैं। वो डेटा तो याद ना रखें, लेकिन ये ज़रूर याद रखें कि सबसे ज़्यादा कौन से धर्म के लोग वहाँ रहते हैं, तो वो बुद्धिज्म है। और दूसरे नंबर पे हिंदुइज्म है, जो कि 11.2% रहते हैं। उसके बाद बोन है, उसके बाद क्रिश्चियन है, और अदर्स हैं जो भूटान में रहते हैं। जो भूटान है वहाँ भारत और भूटान के बीच में एक ट्रीटी हुई थी, एक संधि हुई थी, जिसे इंडो भूटान संधि कहते हैं, जो कि 1849 ईस्वी में हुई थी। एग्जैक्ट डेट बोलें तो 8 अगस्त 1949 ईस्वी को हुआ था। और ये सवाल जो है संवैधानिक राजतंत्र, ये पूछा गया है बीएसएससी के 23 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट में। मेरे हिसाब से ये पूछा गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है वो भूटान में कब स्टार्ट हुआ, तो वो हुआ था 2008 में। याद रखेंगे कब हुआ था, 2008 में। जैसा कि बोला गया है कि सिलेबस में ही है कि कंट्री कैपिटल और मुद्राएं पूछेंगे, तो यहाँ की मुद्रा भी ये पूछा गया था। भूटान की मुद्रा, ये बीसीसी के, मुझे याद नहीं आ रहा है कौन से शिफ्ट में, लेकिन ये पूछा गया है गुल्ट्रम। इसमें एन साइलेंट होता है, तो गुल्ट्रम जो है वो भूटान की मुद्रा है। दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ जो एशिया है उसे नॉर्दर्न एशिया, ईस्टर्न एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, वेस्टर्न एशिया और सेंट्रल एशिया में यदि बांट के पढ़ेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। तो कुछ जो संगठन हैं जो कि इस क्षेत्र से रिलेटेड है, अगर मैं करूं तो ये इस क्षेत्र से कुछ संगठन रिलेटेड हैं जिससे हमेशा बिहार के एग्जामों में सवाल आते हैं। तो उन्हीं संगठनों के बारे में आज कुछ देखते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट है, 3-4 देखेंगे। पहला जो संगठन है वो आसियान ग्रुप है। आसियान ग्रुप को देखेंगे कि आसियान में कौन कौन से कंट्री आते हैं, इसकी स्थापना कब हुई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके बारे में देखेंगे। तो आसियान का एक मैप से आइडिया लगा लेते हैं कि आसियान किधर है। तो यदि दक्षिण पूर्व एशिया का मैप देखें तो ये जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, इधर का जो क्षेत्र आ रहा है, इस क्षेत्र में आसियान कंट्रीज आते हैं। जैसे लाओस हो गया, म्यांमार हो गया, वियतनाम हो गया, कंबोडिया हो गया, मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ब्रुनई हो गया, और फिलीपींस यहाँ अलग से हो गया। तो ये आसियान ग्रुप के कंट्री हैं। वही कंट्रियों के नाम ही हैं, लेकिन यहाँ पे मैप के साथ दिखाया गया है। जो याद करने की बात है कि वो आसियान का फुल फॉर्म सबसे पहले याद रखें तो एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन होता है, जिसका मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी, जो कि अब तो चेंज हो जाएगा, अब नुसांतरा हो जाएगा ईस्ट का निमंत्रण में। और जो आसियान डे मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, तो आसियान डे 8 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, आसियान डे 8 अगस्त को मनाया जाता है। जो आसियान का मोटो है वो क्या है, तो वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। आसियान के बारे में कुछ जानेंगे तो आसियान का जो स्थापना हुई थी उस समय आसियान की स्थापना में 5 कंट्री जो थे वो शुरू में थे। जो बैंकॉक में घोषणा हुई थी उसमें 5 कंट्री थे, जिसमें इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, सिंगापुर हो गया और थाईलैंड। ये 5 कंट्री, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड द्वारा बैंकॉक घोषणा हुई, इस पर हस्ताक्षर हुई, और इसी में आसियान नाम के एक संगठन की स्थापना जो कि 8 अगस्त 1967 को हुई। इसके बाद बुरनई दारू सलाम, ठीक है, बुरनई दारू सलाम में 7 जनवरी 1984 को एक बैठक हुई, जिसमें जो 7 जनवरी 1984 में बुरनई द सलाम इसमें शामिल हुआ। वहीं 1995 ईस्वी में वियतनाम इसमें शामिल हुआ, और 1997 ईस्वी में लालो पियराड और
म्यांमार इसमें शामिल हुआ और 99 में कंबोडिया इसमें शामिल हुआ और आज इसमें 10 कंट्री हैं। आसियान में कितने कंट्री हैं आज? तो आसियान में 10 कंट्री हैं। एक बार और देख लेते हैं कि कौन कौन से कब शामिल हुए। तो 67 में इसकी स्थापना हुई, 84 में ब्रुनई दारुसलाम इसके सदस्य बना, 95 में वियतनाम बना और 97 में लौरा पीडीआर बना और उसी समय म्यांमार भी बना और 99 में कंबोडिया बना। तो ये 10 कंट्री हैं आसियान के। नेक्स्ट है कि बे ऑफ जो बिम्स्टेक है, बिम्स्टेक, इससे भी पूछा जाता है सवाल कि कौन से कंट्री बिम्स्टेक में नहीं आते हैं, इससे सवाल पूछा जाता है। तो इसमें याद रखें कौन कौन से कंट्री आते हैं। बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, म्यांमार। मैप में देख लें कि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडिया, ये सब कंट्री जो है वो बिम्स्टेक में आते हैं। इसका जो फुल फॉर्म है वो होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन। इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? वो बांग्लादेश में है। इस जो क्षेत्रीय संगठन है इसकी स्थापना तो 1997 में हुई। जो बिम्स्टेक है इसका स्थापना 1997 में बैंकॉक घोषणा के तहत हुई थी। इसमें शुरुआत में बिस्ट कहा जाता था, BIST, बिस्ट इकोनॉमिक कॉरपोरेशन कहा जाता था, जिसमें बांग्लादेश था, B से बांग्लादेश, I से इंडिया, S से श्रीलंका, T से थाईलैंड और आर्थिक सहयोग से इकोनॉमिक कॉरपोरेशन ई से हो जाएगा, जो कि अब बिम्स्टेक हो चुका है क्योंकि इसमें 1997 इसमें म्यांमार और 2004 इसमें भूटान और नेपाल प्रवेश कर गए। तो इसके साथ इसमें 7 कंट्री हो गए और इसका नाम बिम्स्टेक हो गया। जो बिम्स्टेक में अध्यक्षों ने हस्ताक्षर किया था तो भारत की ओर से किसने किया था? तो समीर इकबाल शेरवानी ने भारत की ओर से हस्ताक्षर किया था। और जो 2014 में ढाका बांग्लादेश में बिम्स्टेक सचिवालय की स्थापना कर गई थी। कहाँ? 2014 ईस्वी में ढाका में। एक सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है कि पहला बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो जो पहला बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2004 में हुआ था। हालांकि 1997 में इसकी स्थापना हो गई थी, लेकिन पहला जो सम्मेलन हुआ था वो 2004 में हुआ था बैंकॉक, थाईलैंड में। और जो बिम्स्टेक का 5वां सम्मेलन हुआ वो 2022 में श्रीलंका के कंबोडिया में हुआ, श्रीलंका के कोलंबो में हुआ। ठीक है। नेक्स्ट जो ये क्षेत्र बचा हुआ है अफगानिस्तान से इधर यदि ऐसे मोड़ दूं म्यांमार को लेके, तो ये जो क्षेत्र हो गया ये एक क्षेत्र है, इसे सार्क कहते हैं। ठीक है, इसे सार्क बोलते हैं। तो जो सार्क कंट्री है उसके बारे में, ये जो पूरा क्षेत्र है वो सार्क में आता है। तो सार्क के बारे में पढ़ लेते हैं। सार्क कंट्री में देखें तो अफगानिस्तान आ गया, पाकिस्तान आ गया, इंडिया आ गया, नेपाल आ गया, भूटान आ गया, बांग्लादेश आ गया और ये श्रीलंका आ गया। मालदीव इसमें नहीं है। यही एग्जाम में पूछा गया था BSSC में 23 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट में शायद। तो ये जो सार्क है इसकी स्थापना तो 1985 में हुई थी और जिसका हेड क्वार्टर जो है वो काठमांडू में है। सार्क का फुल फॉर्म याद रखना जरूरी है। तो इसका फुल फॉर्म होता है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, जो कि 8 देशों का एक संगठन है जिसकी स्थापना 1985 में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान के द्वारा मिलकर की गई। किनके द्वारा? तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान मिलकर इसके द्वारा किया गया। जो 14वां शिखर सम्मेलन जो कि 2007 में हुआ था अफगानिस्तान में, उसमें अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य बना था। ठीक है, और 1970 में पहली बार बांग्लादेश के तत्कालिक राष्ट्रपति जियाउर रहमान थे। उन्होंने ही कहा था कि सार्क नाम का एक संगठन, ऐसा कुछ संगठन हो, व्यापारिक गुट हो, वो बनना चाहिए एशिया के विकास के लिए। तो इसी के तर्ज पे आगे चलकर 1985 ईस्वी में सार्क की स्थापना की गई। तो जियाउर रहमान 1970, ये याद रखना है, इन्होंने ही सार्क के बारे में बताया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा।
पिछले वर्षों के प्रश्न पेपर देखने के बाद ही मैंने कुछ टॉपिक्स को छाँटा, उसके बाद ये बनाया। तो ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।